बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो दरअसल एप्लीकेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। पहली एप्लीकेशन वो है फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो। फ़र्ज़ करें कि एक हॉरिजेंटल पाइप ऐसे मौजूद हो और उसमें पानी एक किनारे से एंटर हो और दूसरे किनारे से बाहर की जानिब जाना हो, और शुरू में यहाँ से पानी जैसे ही एंटर हो और दीवारों से टकराने के बाद वो रुक जाए, तो कंडीशन कुछ ऐसे बनेगी कि शुरू में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम इनिशियल वेलोसिटी बोलेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से ज़ाहिर किया जाता है, दैट इज़ इक्वल टू वी हम उसको सेट कर रहे हैं। और चूँकि टकराने के बाद वो पानी रुक गया है तो फाइनल वेलोसिटी उसकी वी एफ हो जाएगी और उसको हम इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से हम, चूँकि मोमेंटम की डेफिनेशन हमें मालूम है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो हम मोमेंटम इनके लिए लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम जो है वो m टाइम्स v बन जाएगा और फाइनल मोमेंटम इज़ इक्वल टू 0। न्यूटन सेकेंड लॉ आपको बताता है कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स, और फोर्स को हम इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो जाहिर कर सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। इस इक्वेशन में अगर हम ये अबव वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें, क्योंकि फाइनल मोमेंटम 0 आया है, माइनस इनिशियल मोमेंटम m टाइम्स v डिवाइडेड बाय t, तो फाइनल इक्वेशन जो है वो हमारे पास कुछ ऐसी लिखी हुई नज़र आ रही है, माइनस एम वी ओवर टी। तो ये तो हो गई वो फोर्स जो कि एग्जर्ट हो रही थी ऑन द वाटर, फोर्स एग्जर्ट हो रही थी ऑन द वाटर। लेकिन न्यूटन थर्ड लॉ आपको मालूम है कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन दैट इज़ इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अगर ये फोर्स जो है वो एग्जर्ट हो रही है ऑन द वाटर, मैं इसको ऑन लिख रहा हूँ, तो फोर्स एग्जर्ट बाय द वाटर भी होना चाहिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल एफ प्राइम। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ फिर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड भी होनी चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो अगर इस फोर्स को आप पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो ये फोर्स जो है वो फिर नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ पर आपको माइनस साइन इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। यहाँ से अब हम एफ प्राइम की इक्वेशन जो है वो लिख सकते हैं आसानी से। तो एफ प्राइम जो है वो बराबर आ जाएगा, ये चूँकि पहले एफ़ की इक्वेशन माइनस एम वी ओवर टी थी, तो इसको अब आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, जो कि माइनस और माइनस पॉजिटिव होता है, तो m डिवाइडेड बाय t इंटू वी, ये इक्वेशन बन जाएगी फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर। तो ये जो सिंपल f था ये फोर्स एग्जर्टेड ऑन द वाटर था, और f प्राइम जो है वो फोर्स एग्जर्टेड बाय द वाटर है। इसी तरह अब हम इसको किसी प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे होंगे, ये एग्जांपल जो है वो लिखी हुई नज़र आ रही है कि आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है एग्जर्टेड ऑन द वाटर, कि पानी जो है वो फ्लो कर रहा है किस रेट से, 3 kg पर सेकेंड जो है वो मास फ्लो पर सेकेंड बन गया वाटर का, एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल ये टकराने के बाद कम्स टू रेस्ट इज़ इक्वल टू 0। तो फोर्स के लिए ये फार्मूला माइनस एम वी ओवर टी वो हम यहाँ पर यूटिलाइज़ कर लेंगे। m ओवर टी की वैल्यू आ गई 3, और ब्रैकेट में v जो है इसको लिखा गया है कि फाइनल वेलोसिटी चूँकि 0 थी और इनिशियल वेलोसिटी 5 थी, तो डिफरेंस ऑफ द टू 0 माइनस 5। तो जब इसको आप ओपन करेंगे तो माइनस, और ये जो फार्मूला में माइनस था दैट बिकम्स पॉजिटिव, और 5 3 द 15, तो 15 न्यूटन फोर्स जो है वो एग्जर्ट होगी ऑन द वाटर।
तो ये तो थी पहली एप्लीकेशन, और सेकंड जो एप्लीकेशन हमने पढ़नी है वो है मोमेंटम एंड एक्सप्लोसिव फोर्सेस के हवाला से। आइसोलेटेड सिस्टम की डेफिनेशन आपको याद होगी, मैंने बताया था कि एक ऐसा सिस्टम जो अलग थलग निज़ाम जिसमें पार्टिकल्स आपस में तो इंटरेक्ट कर रहे होते हैं लेकिन एक्सटर्नल फोर्सेस उनके ऊपर एग्जर्ट नहीं हो रही होती। अब मोमेंटम और एक्सप्लोसिव फोर्सेस की एप्लीकेशन का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल भी यही है कि आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है, रिमेन सेम रहता है अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है। तो पहली एग्जांपल इसकी वो है एक्सप्लोशन ऑफ अ शेल और अ बॉम्ब। फ़र्ज़ करें कि एक बॉम्ब है और ये फटता है, फटने के बाद ये दो टुकड़ों में तकसीम होता है। एक टुकड़ा जो है वो इस जानिब जाता है और दूसरा टुकड़ा जो है वो इस जानिब जाता है। तो ये किसी वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे। फ़र्ज़ करें कि ये भी एक वेक्टर है विद सम वेलोसिटी v जो है वो मूव कर रहा है, और ये भी एक वेक्टर है और इसको भी हम अलामत v से एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो ये इसकी वेलोसिटी v1 हो गई, ये v1 वेक्टर बना देते हैं इसको, और इसको हम v2 वेक्टर जो है वो बना लेते हैं। तो ये दोनों वेक्टर्स हैं और हेड टू टेल रूल का कानून आपको मालूम है। और अगर हम इसके इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करें तो ऐड करने से जो एक रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर आएगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय v। तो v इज द सम ऑफ द टू वेक्टर्स v1 प्लस v2। तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इन दोनों का सम होगा। इसका मतलब ये है अगर हम इसको इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम लिखना चाहें तो हम इसको मास से जस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो इस साइड पर बॉम्ब का पार्ट जो है वो फट कर गया है उसका अगर मोमेंटम लिखना हो तो m टाइम्स v2 हो जाएगा, और इसका जो मोमेंटम होगा वो m टाइम्स v1 हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा वो m टाइम्स v बन जाएगा। और ये आपको इक्वेशन मालूम होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है जो कि mv था बॉम्ब का वो मस्ट बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद या फटने के बाद जो मोमेंटम है उसके बराबर होना चाहिए। तो फटने के बाद जो दो पार्ट्स बने थे उसमें पहले का मोमेंटम m टाइम्स v1 था और प्लस सेकंड का जो मोमेंटम था वो m इंटू v2 था। ये इक्वेशन बन जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसी की सेकंड एप्लीकेशन जो है वो फायरिंग फ्रॉम अ राइफ़ल है, कि एक राइफ़ल के अंदर बुलेट मौजूद है और राइफ़ल का मास उसको हम कैपिटल M से डिनोट कर रहे हैं, और राइफ़ल जिस वेलोसिटी के साथ मूव करता है उसको अगर हम डिनोट करें v प्राइम से, तो इसके साथ आपको यहाँ पर v के ऊपर प्राइम लगा देना पड़ेगा। इनिशियली राइफ़ल जो है वो चूँकि एट रेस्ट है तो इसका मोमेंटम जो है वो क्या बन जाएगा, p इज़ इक्वल टू m टाइम्स v प्राइम, और इनिशियली चूँकि रेस्ट हालत में है तो यहाँ पर ये इसका इनिशियल मोमेंटम जो है वो 0 हो जाएगा। फिर बुलेट जो मौजूद है उस बुलेट के मास को हम स्मॉल m से डिनोट कर लेंगे, और वो जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट मूव करेगी उसको हम वेलोसिटी v से ज़ाहिर कर लेते हैं। तो अब जब इनिशियली बुलेट जो है वो भी एट रेस्ट है तो इसका अगर आपने मोमेंटम लिखना हो तो p बराबर आ जाएगा m टाइम्स v, और चूंकि ये भी रेस्ट हालत में है तो लिहाजा इसका मोमेंटम भी 0 हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशंस ये हो गई कि राइफ़ल भी एट रेस्ट है और बुलेट भी एट रेस्ट है और दोनों का मोमेंटम जो है वो 0 है। लिहाजा इनिशियल कंडीशन में जो इनिशियल मोमेंटम है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखते हैं कि जैसे ही हमने उस गन को चलाया है, फायर किया है, तो बुलेट उसमें से बाहर की जानिब आई है और वो बुलेट जो है वो आगे की तरफ जाएगी विद मोमेंटम m इंटू v, क्योंकि उसका मास m है और वेलोसिटी v है। और
गन चूँकि हैविंग मास m, तो एक्शन का रिएक्शन होगा और गन जो है वो बैकवर्ड मूव करेगी, और उसको हमने गन की वेलोसिटी को v प्राइम से ज़ाहिर करना था, तो वो v प्राइम हो जाएगा। अब दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है, बुलेट फ्रंट आगे की जानिब जा रही है और गन जो है वो बैकवर्ड मूव कर रहा है। अब इन दोनों का मोमेंटम जो है वो प्लस कर लिया जाए तो वो फाइनल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते होगे कि एम वी जो है वो मोमेंटम ऑफ द बुलेट है, और कैपिटल M इंटू वी प्राइम जो है दैट इज़ द मोमेंटम ऑफ द गन। यहाँ से आप इस गन की वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। तो v प्राइम जो है वो इज़ इक्वल टू माइनस एम वी ओवर कैपिटल M। ये इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। यहाँ से आप देख सकते होगे कि ये रेशो है ऑफ टू मासेस, स्मॉल m बुलेट का मास है और कैपिटल M जो है वो गन या राइफल का मास है, और ये v जो है वो वेलोसिटी ऑफ द बुलेट है, और v प्राइम जो है ये वेलोसिटी ऑफ द राइफल और वेलोसिटी ऑफ अ गन है। तो इस इक्वेशन से आप देख सकते होगे कि वेलोसिटी ऑफ द गन और राइफल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। तो ये इस बात को जाहिर कर रही है कि ये दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन है। नेगेटिव साइन इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है कि ये अपोजिट इन डायरेक्शन है। लेकिन इस v प्राइम की जो वेलोसिटी है ये कम होगी एज कंपेयर टू द बुलेट। उसकी वजह क्या है, आप इस फाइनल इक्वेशन में देख सकते हो कि कैपिटल M जो है मास ऑफ अ गन और अ राइफल वो डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है। क्योंकि गन हैवी होती है और डिनोमिनेटर में अगर आप एक बड़ी वैल्यू को पुट करो तो ये वेलोसिटी v प्राइम जो है वो स्मॉल आंसर देगा। इसलिए गन की जो स्पीड होगी वो कम होगी और बुलेट की स्पीड जो है वो ज़्यादा होगी। थर्ड जो एप्लीकेशन है वो रॉकेट प्रोपल्जन की है। रॉकेट प्रोपल्जन जो है इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन थर्ड लॉ, ये दोनों चीज़ें इसका बेसिक प्रिंसिपल हैं। रॉकेट जो है ये मूव कैसे करता है, इसमें गैसेस जो हैं वो बर्न की जाती हैं, जलाई जाती हैं, और जैसे ही गैसेस बर्न होती हैं तो ये एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं। एक हाई प्रेशर जो है वो रॉकेट चैम्बर के अंदर जहाँ पर फ्यूल मौजूद होता है प्रोड्यूस होता है, एक हाई प्रेशर गैसेस, और जब ये थ्रस्ट प्रोड्यूस होता है तो ये गैसेस उस रॉकेट से बाहर की जानिब आती हैं। और अगर रॉकेट का चैम्बर जो है उसमें से गैसेस जो हैं वो बाहर की जानिब ऐसे निकलना शुरू हों तो नतीजा क्या होगा, अगर ये गैसेस एक बहुत हैवी थ्रस्ट के साथ बाहर की जानिब आएंगी इस जानिब, तो नतीजतन क्या होगा कि रॉकेट जो है वो ऊपर की जानिब जो है वो मूव करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। कि ये अगर जो गैसेस एक्सपेल हो रही हैं जिस फोर्स के साथ, इसको अगर हम एक्शन मान लें तो रॉकेट जो ऊपर की जानिब जा रहा है दैट इज़ द रिएक्शन, वो उसका रिएक्शन होगा। रॉकेट के अंदर जो 80% मास है वो असल में फ्यूल ही होता है। इसमें डिफरेंट फ्यूल चैम्बर्स जो हैं वो लगाए जाते हैं, और रॉकेट के अंदर जो फ्यूल बर्न होता है वो 10,000 kg पर सेकंड के हिसाब से जो है वो फ्यूल कंज्यूम हो रहा होता है। और गैसेस जो इसमें से इजेक्ट होती हैं, बाहर की जानिब जो गैसेस आती हैं वो 4,000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ जो है वो बाहर की जानिब आ रही होती हैं। अब असल में मसला ही यही है कि रॉकेट को हमने चूँकि बहुत ऊपर भेजना है तो हमें डिफरेंट फ्यूल चैम्बर्स जो हैं वो चाहिए होते हैं ताकि हम इसके मास प्रॉब्लम को जो है वो रिजॉल्व कर सकें। यहाँ से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गैसेस बाय द रॉकेट, वी कैन कैलकुलेट। यहाँ पर आप देख सकते होगे F इज़ इक्वल टू m टाइम्स v ओवर t। तो ये बेसिकली हमने
वही फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम जो है वो एक्सप्रेस किया है। m जो है वो मास और m/t जो यहाँ पर ब्रैकेट में आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दैट m/t मास इजेक्टेड ऑफ गैसेस पर सेकेंड। और v जो है वो वेलोसिटी है कि जिस वेलोसिटी के साथ वो गैसेस जो हैं वो बाहर की जानिब आ रही होंगी। तो वो गैसेस बाहर की जानिब आई हैं और अल्टीमेटली फोर्स एग्जर्ट हुई है और रॉकेट जो है वो ऊपर की जानिब मूव करना शुरू कर देगा। तो फोर्स एग्जर्टेड ऑन द रॉकेट जो है उसको हम अगर न्यूटन सेकंड लॉ से लिखें, दैट इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m टाइम्स a। m जो है वो कैपिटल M मास ऑफ द रॉकेट है और a एक्सेलरेशन ऑफ दैट रॉकेट है। तो यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को जो है वो बैलेंस कर सकते हैं। तो F इज इक्वल टू m टाइम्स a हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एम ए, ये तो फोर्स होगी F इज इक्वल टू एम ए, इसको बराबर क्यों रख दिया m टाइम्स v के। ये बेसिकली जो m लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको आपने m नहीं बल्कि m प्राइम लिखना है, m प्राइम इंटू वी। ये m प्राइम बेसिकली इज इक्वल टू m प्राइम इज इक्वल टू मास ऑफ गैसेस फ्लो पर सेकेंड m/t। ये जो ऊपर इक्वेशन में लिखा हुआ आपको m/t नज़र आ रहा था, ये उसके बराबर आपने इसको रख लेना है। तो यहाँ से आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे ऑफ द रॉकेट, दैट इज इक्वल टू m प्राइम इंटू वी ओवर m। यहाँ से आप देखेंगे अगेन कि डिनोमिनेटर में आपको कैपिटल M जो है वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ये कैपिटल M जो है वो मास ऑफ दैट रॉकेट है। अब हम डिफरेंट फ्यूल चैम्बर इसलिए लगाते हैं कि अगर एक चैम्बर के अंदर से फ्यूल जो है वो ख़त्म हो जाए तो उसको उस रॉकेट से अलग कर दिया जाए। जब वो उससे अलग हो जाएगा तो अल्टीमेटली मास ऑफ द रॉकेट जो है वो कम हो जाएगा और जब डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो कम होना शुरू होगी तो अल्टीमेटली एट हायर एल्टीट्यूड जैसे जैसे रॉकेट ऊपर की जानिब जाएगा उसकी एक्सेलरेशन जो है उसमें इजाफा होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल चैम्बर जो जहाँ से जिस चैम्बर में से फ्यूल ख़त्म होता चला जाएगा वो उसको सेपरेट करते चले जाएंगे। नतीजतन हायर एल्टीट्यूड के ऊपर एक्सेलरेशन जो है रॉकेट की उसमें इजाफा हो जाएगा। थैंक यू।